जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। इसके पहले लाइन एंड एंगल, ये ज्योमेट्री का जो है चैप्टर 1 लाइन एंड एंगल ये पढ़ा दिया गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट। आज हम जो है ज्योमेट्री के चैप्टर 2 ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। चलिए देखिएगा, पहली बात तो ट्रायंगल किसे कहते हैं यही जान लीजिए। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज या इसी को कहेंगे ट्रायंगल, ठीक है। देखो ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये हो गया फिगर। देखो ट्रायंगल किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट की पूरी क्लास है, केवल इसमें कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सीखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखना, ट्रायंगल त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगल कहते हैं। देखो तीन भुजा, एक भुजा ए बी हो गई, दूसरा बी सी हो गई, तीसरा ठीक है ए सी हो गई। मतलब तीन भुजाओं को हमने लिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो वही बात हुई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि तीन भुजा, ठीक है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी है, देख लेंगे इसमें हम। पहली बात तो यही प्रॉपर्टी है, देखना कि यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। वैसे लाइन एंड एंगल में सब ये जो है ये बताया गया है, लेकिन यहाँ त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जो है जान लेंगे। पहला यहाँ पे होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। 180 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई त्रिभुज की। अगर यही हम बात करें त्रिभुज में तो ध्यान से देखना, कभी भी इसके विकर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के कभी विकर्ण नहीं होते हैं। जैसे अगर एक स्क्वायर है, मान लो ये 2D, इसके विकर्ण हो गया एक ही हो गया, एक ही है, मतलब इसके दो विकर्ण होंगे। वर्ग हो गया मतलब स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो इन सबके कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे याद रखना कि त्रिभुज के विकर्ण नहीं होते हैं, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या 0 होती है। ऐसे हम लिख देंगे कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ देखो, पहली बात ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, जान लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। दो हो गया। एक यहीं पे हम और सीख लेंगे कि याद रखना ये सब क्या है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। याद रखना कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, और छोटे कोण के सामने की भुजा जो होती है वो छोटी भुजा होती है, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड बता दे रहे हैं, बाकी इसमें फालतू चीज़ नहीं सीखना है, लेकिन जो यहाँ पे मेन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको सीख लीजिए। इसमें एक है कि लिख दे रहे हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बराबर बड़ी भुजा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी लगा पाओगे। और एक होता है कि छोटे कोण के सामने की भुजा बराबर छोटी भुजा, ठीक है। देखो यहाँ पे दो जो है प्रॉपर्टी निकली है, याद रखना कि बड़े कोण के सामने की भुजा को हम बड़ी भुजा कहेंगे और छोटे जो है कोण के सामने की भुजा को हम छोटी भुजा कहेंगे। जैसे इसी एंगल में समझ लो, एक एंगल ये मान लेते हैं, चलो 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 30 है, इसको मान लेते हैं, चलो हम इसको मान लेते हैं 30 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, वैसे 180 होना चाहिए या कुछ भी, चलो इसको कुछ भी रख लो, मान लेते हैं इसको हम चलो 65 रख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लो।
याद रखना। इसमें अगर हम कह दें, अगर ये कह दिया गया, मान लो केवल एंगल दे दिया गया, 3 एंगल दे दिया जाएगा, कह देगा कि इन भुजाओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, मतलब इन त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में लिखो, मतलब इसको, ठीक है। तो कैसे हमें, तो ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एक होता है कि अगर भुजा दी गई है तब तो हम बता देंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन इसमें भुजा नहीं दी गई है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोण से निकालेंगे यहाँ पे। और ये कोण से कब आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कोण कौन है, 65, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी हो जाएगी, ये वाला ये हो जाएगा बीच में, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो वही होता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी भुजा, ठीक है। ये इतना त्रिभुज का कॉन्सेप्ट था। अभी इसमें और कुछ है, याद रखना, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लेना भैया, कॉन्सेप्ट तो जरूर नोट करते चलो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे, त्रिभुज का निर्माण, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद सीखेंगे हम त्रिभुज का निर्माण। त्रिभुज का निर्माण मतलब कि कैसे जानेंगे कि ये त्रिभुज इससे बन सकता है। अच्छा तो ये बताओ, त्रिभुज की मतलब 3 ही भुजा होती हैं। मान लो कोई भी 3 भुजा दे दिया गया, आपको दे दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में 1 2 3 या 2 3 5, कोई भी 3 भुजा आपको दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा बताओ क्या इन भुजाओं से हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, हम सीखेंगे कि यहाँ पे जो है कब त्रिभुज बनेगा कब त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे वही त्रिभुज का निर्माण फिगर हम बना लेते हैं। देखो ये क्या है, ट्रायंगल है ABC। तो इसमें भैया याद रखना कि ये क्या है, भुजा AB है, BC है, ये AC है, ठीक है। समझना इसमें पहला क्या होता है, याद रखना कि त्रिभुज का निर्माण में मान लो कोई 3 भुजा दे दिया गया और कह देगा कि क्या इससे त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो याद रखना पहला कॉन्सेप्ट है कि, और एक बात और भैया, ये ट्रायंगल जान लो, A है ना, तो A के सामने की भुजा मान लेते हैं स्मॉल a से डिनोट कर देंगे, B के सामने की भुजा को स्मॉल b से डिनोट कर देंगे, C के सामने की भुजा को स्मॉल c से डिनोट कर देंगे। ये भुजा है, मतलब भुजा की लंबाई तो दिया ही रहेगा ना, ऐसे कैसे बताएंगे। मतलब जब मान लो त्रिभुज की 3 भुजाओं को दे दिया और कह दिया कि बताओ क्या इससे त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो बिना कॉन्सेप्ट के हम नहीं बता सकते हैं कि इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है, याद रखना त्रिभुज में देखो, त्रिभुज की पहली बात सुन लो, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। और याद रखना कि चलो ये देखो पहले तो लिखेंगे, त्रिभुज में किसी भी 2 भुजा का योग जो होगा सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी अंतर वाला बताते हैं अभी। देखो ये पहला था कि किसी, देखो त्रिभुज में किन्हीं भी जो है 2 भुजा का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, मतलब किसी भी कोई भी 2 भुजा ले लो, उनको जोड़ लो, उनका योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि इन भुजाओं को मिला के एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ कह रहा है, त्रिभुज में किसी भी 2 भुजा का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई भी जो है 2 भुजा ले लो, मान लो a प्लस b ले लें, अगर इनका योग a प्लस b का योग जो है तीसरी से बड़ा है तब त्रिभुज बन सकता है। एक कंडीशन ये आ सकती है। दूसरा a b हमने लिया है ना, चलो a और c को ले लो, मतलब हमने कहा किन्हीं भी 2 भुजा को, ठीक है। तो ये अगर मान लो किन्हीं 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अब चलो तीसरा पॉइंट ले लो, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं b और c ले लेते हैं,
इन दो भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? अगर ए से बड़ा है तब हम कहेंगे कि इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग जो होता है अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि इन भुजाओं को मिला के एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो यहीं पे मान लेते हैं जो है, इस भुजा को मान लेते हैं 2, इस भुजा को मान लेते हैं 3, ठीक है, और इस भुजा को मान लेते हैं 1। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, जो है 3 2 5, तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है वहाँ पे दिया रहेगा। फिलहाल ऐसे हम नहीं मान सकते हैं कि ये भुजा, तो वहाँ पे वो देगा। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो कोई भी भुजा दे दिया और उसमें कह दिया क्या बताओ इससे किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है कि नहीं, त्रिभुज चाहे जो हो। ठीक है, अभी इसके टाइप भी हम बताएंगे। तो ये बस केवल इतना पूछेगा क्या इससे आप त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने का मतलब कि इन तीनों भुजाओं को, देखो त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा मतलब मान लो एक भुजा ये दे दिया गया, एक भुजा ये, एक ये। ठीक है, अब इन दोनों को भैया जब मिला ही नहीं रहे हो तो इससे एक त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा। इससे त्रिभुज कब बनेगा, जब इन दोनों को मिलाओ ऐसे, मतलब तीनों भुजाओं एक ये। ठीक है, मतलब तीनों भुजाओं को मिला दो तो एक बंद आकृति बन जाए तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे जो है भुजा दे देगा और कह देगा बताओ क्या इससे हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बंद आकृति, 3 भुजाओं को मिला के एक बंद आकृति बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो कब बना सकते हैं, उसके लिए रूल है कि यदि उसके किसी भी दो भुजा को मान लेंगे ए बी सी, उसमें से कोई भी दो भुजा ले लेंगे, उनका योग अगर तीसरी वाली जो छोड़े हैं उससे बड़ा जा रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। जैसे यहाँ पे दो भुजा, आप कोई भी दो भुजा ले लो, हमने कहा ए प्लस बी ले लिया, मान लो ए और बी को जोड़ लिया, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ए और सी को ले लिया तो बी से बड़ा होना चाहिए, और बी और सी को ले लिया तो ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। दूसरा इसी में समझेंगे कि किन्हीं भी, देखो त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का अंतर जो होता है वो सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। याद रखना, मतलब जो योग होता है वो तीसरी से बड़ा होता है और जो अंतर होता है वो तीसरी से छोटा होता है। मतलब त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग जो होता है वो तीसरी से बड़ा होगा, लेकिन उस जो है उन्हीं दो भुजा का अंतर अगर हम लेंगे तो वो तीसरी से क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा है कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, समझना भैया। तो यहाँ पे जो लिख देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको भैया, यहाँ पे देखिएगा नहीं, देखो यहाँ पे कोई भी जो है दो भुजा ले लो। देखो इसमें कह रहा है त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का अंतर जो होता है, अंतर, यहाँ पे योग कह रहा था, यहाँ पे अंतर जो होगा वो तीसरी से छोटा होगा। मतलब शॉर्टकट याद रखो कि योग जो होगा वो तीसरी से बड़ा होगा, अंतर जो होगा तीसरी से छोटा होगा। ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे मान लो कोई भी दो भुजा ले लो, कोई भी दो भुजा मान लेते हैं ए और बी का अंतर। ठीक है, इसमें मार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अगर माइनस में आएगा तो उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये तीसरी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा था कि दोनों का योग तीसरी से बड़ा जा रहा था और यहाँ पे दोनों का अंतर तीसरी से छोटा। तीसरी छोटा मतलब कि जो तीसरी भुजा बड़ी होगी। समझ में आया? इसका मतलब यही हुआ, लेस देन, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अगर हम लेंगे, मान लो ए और माइनस सी लेते हैं तो ये किससे होगा, बी से छोटा होगा। अगर यहाँ पे हम लेंगे बी माइनस सी लेंगे और मार्क लगाएंगे तो भैया ये क्या होगा, ए बी सी ए। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब इससे भी हम जो है हम जान सकते हैं कि हमें जो है त्रिभुज का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहला क्या था कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग जो होगा तीसरी से बड़ा होगा। दूसरे में क्या है, त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का अंतर जो होगा वो तीसरी से हमेशा छोटा होगा। जैसे हमने कहा दो भुजा, मान लो ए और बी को ले लिया, उसका अंतर ज्ञात कर लिया, वो हमेशा क्या होगा, तीसरी से छोटा हो जाएगा। हमने मान लिया ए और सी को ले लिया तो उसका
का अंतर बी से छोटा हो जाएगा। बी और सी को ले लिया तो तीसरी, भाई दो के अगर दो भुजा को लेते हैं तो तीसरी जो बचेगी वही होगा। हमने कहा किसी भी दो भुजा को ले लो, हमने किसी मान लो ए और सी को ले लिया तो बचा क्या, बी, तो बी से छोटा होगा। अगर हमने बी और सी को ले लिया तो बचा क्या, ए, तो ए से छोटा होगा। अंतर निकालेंगे तो छोटा होगा, योग निकालेंगे तो बड़ा होगा। समझ में आया, किससे, तीसरी से। ठीक है, तुलना हमेशा तीसरी से ही करना है। अब देखो हम इन दोनों को मिला के एक लाइन लिख देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। अगर हम बात करें, ये देखना ये दोनों अलग अलग है ना, हम एक में मिला के लिख देते हैं। एक में जैसे समझना, तीसरी भुजा, हम दो भुजा मान लो त्रिभुज की ए बी सी 3 भुजाएं होती हैं, हमने तीसरी भुजा को मान लिया सी। अब याद रखना, अगर हम इसका अंतर लेंगे ए माइनस, अब बची क्या, दो भुजा ए और बी ही तो बची है, सी को तीसरी मान लिया। इसका अंतर लेंगे तो ये क्या होगा, देखो ए माइनस बी लेस देन सी, मतलब ए माइनस बी मतलब जो दो भुजा का अंतर है वो तीसरी से छोटा है। ठीक है, और योग क्या होगा, वो तीसरी से बड़ा होगा, मतलब a प्लस बी। देखो इन दोनों को हम मिला के लिख दिया, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहीं से आएगा सब कुछ। ठीक है, समझना हमने क्या कहा कि देखो यही जो हमने दो लाइन यहाँ समझाया था कि दो भुजा का योग जो होगा तीसरी से बड़ा होगा, दो भुजा का अंतर जो होगा तीसरी से छोटा होगा, उसी को हम एक लाइन में लिख दिए कि हम यहाँ पे एक लाइन में समझाना चाहते हैं। तीसरी भुजा को मान लेते हैं सी, वैसे भी पहली ए दूसरी भी तीसरी सी होती है। ठीक है, तीसरी भुजा को मान लेते हैं सी, तो तीसरी भुजा जो होगी वो क्या है, दोनों भुजाओं का अगर अंतर लेंगे तो तीसरी भुजा बड़ी हो जा रही है। देखो अगर दोनों भुजाओं का अंतर ले रहे हैं तो तीसरी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, मतलब ये छोटा हो जा रहा है, और अगर दोनों भुजाओं का योग ले रहे हैं तो तीसरी छोटी हो जा रही है। और वही यहाँ पे लिखा है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का अंतर लेंगे तो वो सदैव तीसरी से छोटा होगा, और किन्हीं दो भुजाओं का योग लेंगे तो सदैव तीसरी से बड़ा होगा। समझ में आया, ए माइनस बी लेस देन सी, मतलब ए माइनस बी सी से छोटा है, और ये लेस देन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी सी से बड़ा है। समझ में आया, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया गया है। अब ये कैसे आएगा, याद रखना, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, ये मान लो एक ट्रायंगल है। ठीक है भैया, ये मान लो 3 है, ये 4 है। अब अगर हम कह दें इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, अगर 2 कह दिया गया तो इसका मान पूछे क्या आएगा। त्रिभुज तो बनेगा, कन्फर्म है। मान लो किसी त्रिभुज की 2 भुजा दे दिया और पूछ लिया तीसरी भुजा क्या आएगी, क्या क्या मतलब तीसरी भुजा के स्थान पे हम क्या क्या मान रख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन में हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल जो है एक समझ लो। मान लो ये त्रिभुज तो बन रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है और बंद आकृति दिखी है, तो तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना है। अब तीसरी भुजा कौन कौन सी हो सकती है, कितने मान इसके संभव हो सकते हैं। अगर ऐसे पूछा कि त्रिभुज की तीसरी भुजा या जो है ये इस त्रिभुज के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो वहाँ पे यही काम आएगा, या तो अलग अलग लगाओ या तो जो है डायरेक्ट इसी को लगा दो। अब बात वही हुई कि इसको मान लेते हैं यक्स, चलो ठीक है, मान लो सी ही मान लो, सी ही मान लो। अब यहाँ पे देखो हमें सी का मान ज्ञात करना है। अब ये बताओ ए माइनस बी, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो ए माइनस बी मतलब कि 4 माइनस 3 और ये लेस देन, समझ में आया नहीं आया, और ये जो है ग्रेटर देन ए प्लस बी मतलब कि 4 प्लस 3, यही तो है ए बी हो गया, बस इसी पे क्यों रख दो। अब ये 4 में से 3 गया 1, और ये सी हो गया, और ये कितना हो गया 4 3 7। मतलब भैया बताओ सी का मान आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो। कितना आया, सी का मान जो है याद रखना 1 से बड़ा मतलब और 7 से छोटा, 1 से बड़ा 7 से छोटा। देखो 1 लेस देन सी मतलब सी का मान जो है वो 1 से बड़ा जा रहा है और 7 से छोटा जा रहा है। समझ में आया, तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस मतलब इतने मान संभव है। मतलब कितने त्रिभुज संभव है, 1 2 3 4 5। समझ में आया, 3 2 5 और 2 ये है ही। ठीक है, अब इन्हीं 2 के साथ एक एक को जो है अलग अलग रख दो तो त्रिभुज बनते चले जाएंगे। मान लो 4 और 3 2 को ले लिए तो एक त्रिभुज बना, 4 3 3 को लिए 2 त्रिभुज बना मतलब दूसरा बना, और 4 3 4 को लिए तीसरा बना, 4 3 5 को लिए चौथा बना, और इसके लिए छठा बना। ठीक है, तो 3 2 5 मतलब 5 त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बात वही थी जो हमने यहाँ इन दोनों को लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। जो इन दोनों को हम इसको लैंग्वेज में लिखे हैं वही यहाँ पे अच्छे समझा दिया गया तीसरे में इकट्ठा लिख के। ठीक है, कि तीसरी भुजा अगर अंतर लेंगे तो बड़ी हो जाएगी और योग लेंगे तो छोटी हो जाएगी। समझ में आया, ये था। इसके बाद देखेंगे, इसको नोट करते चलना भैया, नोट किए रहोगे तो जब क्वेश्चन लगाओगे ना, मान लो फंस जाओगे, देख लोगे तो आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट है एडवांस मैथ में, याद रखना। अलजेब्रा में तो इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन एडवांस में पूरा कॉन्सेप्ट भरा है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो एडवांस मैथ समझ में नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। चलो ये तो हो गया आपका। ठीक है,
इसके बाद हम सीखेंगे टाइप, ठीक है, त्रिभुज के टाइप। देखो टाइप आप या चलो ऐसे लिख देते हैं टाइप, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ ही रहे हैं तो भाई टाइप भी ट्रायंगल के ही पढ़ेंगे ना। ट्रायंगल देखो पहला टाइप इसका होता है, सीख लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस देखो नाम से ही क्लियर है, समद्विबाहु, सम मतलब समान, देखो सम मतलब समान और द्विव मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, बस इसका जो है ऑपरेशन हो गया। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। बस बना दो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। चलो भैया इसको मान लेते हैं ए, इसको भी मान लेते हैं ए। देखो दोनों भुजा समान है, नहीं समान है। और एक बात और, दोनों भुजा समान है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। समझ में आया? इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी दो भुजा, नाम से क्लियर, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मान लो 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, तीसरी भुजा से कोई मतलब नहीं। बस डेफिनेशन ये कहती है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके जो देखो प्रॉपर्टी देख लो कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसको हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर कब होंगी, जब वो एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जो है प्रॉपर्टी है लिख दे रहे हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, ये देखो ये था समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी थी। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और अगर दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण, देखो ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने कोण, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो ये थीटा बराबर थीटा, मतलब बी बराबर सी। समझ में आया? इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है थीटा, यहाँ भी लिख दिया है थीटा। क्योंकि जो क्यों लिखा है, क्योंकि इस त्रिभुज की एक भुजा ये बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हम इसमें सीखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद में इसे सीखेंगे समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज के सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु। अच्छा समान जो है भुजा वाले मतलब कितनी भुजा होंगी, त्रिभुज है तो त्रिभुज की 3 ही भुजा होंगी। ठीक है, तो वही तो इसका मतलब तीनों भुजा बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी आपस में तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ए बी सी मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और याद रखना प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु। ठीक है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी जो है देख लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, समबाहु त्रिभुज डेफिनेशन आप लिख लेना, पता ही होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई पूछे तो रटना नहीं है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब जिसकी भुजाएं, भाई त्रिभुज है तो भुजा 4 तो होगी नहीं, 3 ही होगी, तो तीनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। मतलब कि लिख दे रहे हैं ए बी बराबर बी सी, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बात वही हुई कि बी के सामने बी लिख लो और यहाँ पे सी के सामने
सी लिख लो, ए के सामने ए लिख लो, मतलब भुजा ए बराबर भुजा बी बराबर भुजा सी, ये हो गया। ठीक है, पहला। और दूसरा प्रत्येक कोण 60, मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ में आया? तीसरा इसी में हम सीख लेंगे, यही लिख देते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया स्केलस, ठीक है, आइसोसेलेस, ये हो गया इक्विलैटरल। यहाँ पे हम देखेंगे विषम बाहु। अच्छा, विषम मतलब विषमबाहु त्रिभुज। देखो भैया, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? एग्जाम्पल दे, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, एग्जाम्पल समझ लो। देखो, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषम मतलब जो समान ना हो, ठीक है, बाहु मतलब भुजा, मतलब असमान भुजा वाले त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। असमान बाहु जो है भुजा वाले त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आपस में ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी आपस में तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ना तो ए ये नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, समझ में आया? ये हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज जो है किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। ठीक है, ये हो गया स्केलन, ये हो गया आइसोसेलेस, ये हो गया इक्विलैटरल। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज के बारे में हमने सीखा। पहला समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जो समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु। इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। हमने दूसरा बताया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब जो है त्रिभुज, मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज को, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। या और प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल कितने होते हैं? 60। भाई तीनों भुजा बराबर होगी तो एंगल तो 60 ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि 60 60 60 180 हो जाएगा। उसके बाद में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हमने सीखा जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजाएं असमान हो, असमान भुजा वाले त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ना ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, समझ में आया? ये हो गया। बाकी समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये सब मतलब जो है कोण के आधार पर याद रखना, त्रिभुज का एक टाइप नहीं होता है। त्रिभुज को हम जो है 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम भुजा के आधार पर बांट सकते हैं, तो भुजा के आधार पर हमने बता दिया। पहला हो गया समद्विबाहु, दूसरा हो गया समबाहु, तीसरा हो गया विषमबाहु। समझ में आया? मतलब ये हो गया आइसोस्केलस और उसके बाद में ये इक्विलैटरल स्केलन। ठीक है, हमने